नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर उपचुनाव के बाद नजरें उन चेहरों पर है जिनका सियासी भविष्य इसी उपचुनाव और इसके नतीजों पर दांव पर लगा था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस पर नजर इस बात को लेकर, क्या पहले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार और अब उपचुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद टीम मध्य प्रदेश कांग्रेस में एमपीसीसी में क्या बदलाव की कवायद शुरू होगी, या फिर इसी टीम के साथ 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी मैदान में उतरेगी। चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे, सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। तमाम चुनौतियां हैं, चुनाव जीतकर जो सत्ता में मजबूत हुए हैं उनके लिए लोगों की उम्मीदों, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना चुनौती है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष में कांग्रेस है तो आगे किस स्ट्रैटेजी के साथ उसे आगे बढ़ना होगा, ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने से लेकर आगे और मजबूत दावेदारों को मैदान में उतारने से लेकर। बहरहाल इस पर बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से विनोद गोटिया जी हमारे साथ मौजूद है, उपाध्यक्ष हैं आप। कांग्रेस की तरफ से अब्बास हफीज साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अब्बास हफीज साहब आप ही से। नजरें दरअसल नतीजों के बाद इस सवाल पर टिकी हुई थी कि क्या कमलनाथ मध्य प्रदेश में आगे बने रहेंगे या फिर दिल्ली में वापसी हो जाएगी उनकी। लेकिन कांग्रेस की बैठक के बाद बहुत हद तक ये रुख साफ हो गया कि 2023 तक वो जाने वाले नहीं है कहीं। अब सवाल इसको लेकर कि अगर बड़े नेता लगातार हारने के बावजूद अगर कुर्सी पर या अपनी जिम्मेदारियों पर बने रहेंगे तो आप जैसे युवाओं का भविष्य क्या है? हमारे जैसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित है ऐसे वरिष्ठ और तजुर्बेकार हाथों के अंदर कि हमारा ये बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश के लिए भी और हमारे संगठन के लिए भी और पूरी जो कांग्रेस है उसके लिए भी और आम जनता के लिए भी। कमलनाथ जी जैसा वरिष्ठ नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश को नई नई योजनाएं दी थी, जो बहुत सकारात्मक योजनाएं थी, अब उनका हिसाब किताब लेने के लिए और सरकार से सही चलवाने के लिए बहुत स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता के साथ उनकी आवाज में आवाज मिलाकर उनकी आवाज को सदन तक लेके जाएंगे, सड़कों से सदन तक। और ये आगे आने वाला समय बताएगा कि ये उनका फैसला कितना ज्यादा अच्छा साबित हुआ है मध्य प्रदेश के लिए। रही बात संगठन के आंतरिक विषय होते हैं, संगठन के अपने खुद के बहुत सारे मामले होते हैं जिनके ऊपर वो राय भी रखता है संगठन और अपना फैसला भी लेता है। तो जो चीज सबसे अच्छी होती है वो संगठन करता है। आने वाले समय में जो परिवर्तन संगठन में होने होंगे वो कमलनाथ जी जो सही उचित समझेंगे वो भी देखने को मिलेगा। तो संगठन अपने हिसाब। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही है ना, आपकी पार्टी के अंदर ये मांग उठ रही है कि दरअसल अब बीजेपी की तरह आपको भी कोई मार्गदर्शक मंडल बना लेना चाहिए। भाई युवाओं के हाथों में जिम्मेदारियां सौंपिए, आप मॉनिटर करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी मकसूद जी अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पे परिवर्तन करती रहती है अपनी प्राथमिकताओं का। मार्गदर्शक मंडल बना देते हैं दिल्ली के अंदर अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे लोगों को रास्ते से हटाने के लिए। वहीं पर 75 वर्ष से अधिक के येदियुरप्पा जी को बेंगलोर के अंदर कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि उनके बिना सत्ता वहां पर बाकी नहीं रहेगी। तो ऐसे हमें नहीं करना भाजपा की तरह, जो बहुत ही सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ अपने संगठन को चलाए। कहीं उनका संगठन कहता है यहाँ पर गौमांस खाना मना है, कहीं कहता है जाके कि हम गौमांस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। तो वो उन लोगों से हमें नहीं सीखना है। हमारा संगठन सबको एक साथ लेके चलने वाला है, क्योंकि हमारी विचारधारा वो है जो पूरे देश को भी एक साथ लेके एक साथ लेकर चल रहे हैं आप। के हार के मतलब लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी हार आपने देखी जब 29 में से महज एक सीट आपके पास आ पाई, सरकार उसके बाद चली गई, उपचुनाव आए वहां पर भी नतीजे में सिफर ही आया। हालांकि 9 सीटें तो आ गई लेकिन वो सिफर ही समझा जाएगा विपक्ष में। तो मतलब कहीं जिम्मेदारी तो तय होगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोगों ने कहा था कि एक सीट भी बहुजन समाज पार्टी और सपा गठबंधन से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा वर्ग जो था उसका मिलाना हो गया था। जातीय समीकरण देखे, कुछ भी देखे, लेकिन परिणाम उस हिसाब से नहीं आए, बहुत खराब आए। इतिहास में इतने खराब उनको परिणामों की अपेक्षा नहीं थी। 2019 का चुनाव दुष्प्रचार के दम पे बीजेपी ने लड़ा था, जिस तरह से सारे संसाधन उनके हिसाब से चल रहे थे वो उन्होंने देखा था, तो वो मिसाल नहीं हो सकती है। लेकिन तो कांग्रेस में जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा अभी, अब यही फिर तो इसको लेकर साफ है। में हमने वापसी करी मध्य प्रदेश के अंदर। कमलनाथ जी ने वो योजनाएं जनता के लिए जारी की कि आज जब रोड मैप मध्य प्रदेश का बताया कमलनाथ जी ने, तो वो अब्बास भाई बने रहेगा प्लीज। अब दरअसल अब विनोद गोटिया जी और पटेरिया जी से बात करेंगे। गोटिया जी,
अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें, देखिए बहुत उम्मीदें हैं। पहले भी आपने कुछ वादे किए थे, 15 साल तक लगातार आप सत्ता में रहे, अब आखिर के 3 साल के लिए और मजबूत हो गए हैं बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिहाज से। लेकिन इसके अलावा अगर संगठन के लिहाज से बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? जाहिर है आप कहेंगे कि जो बड़े नेता या पार्टी संगठन है वो इस पर फैसला करता है, लेकिन 19 उनके समर्थकों में से 13 ही जीत पाए हैं, 6 कम हो गए, तो कुछ तो मतलब असर पड़ेगा ना बढ़ने या घटने पर कद के। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो मकसूद जी आपके माध्यम से आज धनतेरस का दिन है, मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक को। जहां तक राजनीतिक बात है और सिंधिया जी के धन्यवाद, जहां तक सिंधिया जी के राजनीतिक भविष्य का सवाल है, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि बड़े नेता तय करेंगे या बड़े लोग करेंगे। सिंधिया जी मेरी तरह अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संदर्भ में निर्णय हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस तत्परता के साथ उनने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, पूरे चुनाव में जिस तरीके से घुल मिल के वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़े रहे हैं, और कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि वो एक अच्छे सुलझे हुए विचार के व्यक्ति हैं, और इसलिए उनका जो भी होना है, जैसे हम लोगों का फैसला पार्टी के अंदर होता है, ऐसे सिंधिया जी का जो भी उपयोग जहां पार्टी समझेगी वहां उनका उपयोग करेगी। और वो एक राजनीतिक ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो राजनीतिक ताकत नहीं है। तो इसलिए पार्टी उस हिसाब से उस राजनीतिक ताकत का संगठन के संदर्भ में या सरकार के संदर्भ में जहां उपयोग करना होगा वहां उपयोग करेगी। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं ना, अब आपको भी 2023 की अब जाहिर है अब 3 साल सरकार भी चलानी है, तो अब हर राजनीतिक पार्टी के लिए तो यही होती है ना जिम्मेदारी कि भाई अगले चुनाव के लिए उसे बहुत कुछ करना होता है। संगठन में आप हैं तो संगठन में क्या करना है, सरकार में आप हैं तो कैसे लोगों की उम्मीदों को, वादों को पूरा करना है। जी जी, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि हमारे लिए पॉलिटिकल प्रोसेस 24/7 है ना। कल जब हमारे लोग जीत का जश्न मना रहे थे परसों, तो हम अंदर कमरे में बैठे संगठन के कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे थे कि अभ्यास वर्ग के कार्यक्रम कैसे शुरू करना है। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता हमको कह रहे थे कि आज जश्न मना रहे हैं, आज का दिन तो छोड़ दीजिए। तो हमारे लिए छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। एक तरफ जश्न चल रहा था जीतने का, और दूसरे तरफ हमारे अपने आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में बातचीत चल रही थी। वो तो वाकई उस पर सब बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव खत्म भी नहीं हुआ था, और जो जनता की अपेक्षा सरकार, आपके यहाँ तो वो चीजें चलती रहती, कंटिन्यूटी में होती हैं। गुटा जी प्लीज बने रहेगा। पटेरिया जी, आपने कांग्रेस को भी देख लिया। जनता की अपेक्षा है, जो जनता की अपेक्षा है उस पर सरकार खरी उतरे। ठीक है, यही उम्मीदें हमारी भी हैं। जो जनता की अपेक्षा है उस पर सरकार खरी उतरे, उसके लिए हमारे प्रयत्न जारी रहते हैं। जी हाँ, लेकिन वो पटेरिया जी जरा बताइए, आपने कांग्रेस को भी देख लिया इन नतीजों के बाद, वो जो मंथन जिसका जिक्र हो रहा था उसके बारे में भी बाद में खबरें निकल कर आ गई कि अब कमलनाथ जो हैं यहीं बने रहेंगे। एक तरफ तो सवाल संगठन को लेकर है, कांग्रेस को लेकर है, और कांग्रेस में युवाओं के भविष्य को लेकर है। दूसरी तरफ जिम्मेदारियां तय होंगी या फिर जो चल रहा है वो होता रहेगा इन नतीजों के बाद भी? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसमें बहुत से धीमे धीमे परिवर्तन हो रहे हैं लगातार। पहले एक जमाने में बहुत ही डायनेमिक तरीके से प्रोसेस में परिवर्तन हुआ करते थे, वो 80 के दशक की बात थी, श्रीमती गांधी के जमाने की बात थी। ये सारा प्रोसेस राजीव गांधी के जमाने तक रहा। अब प्रोसेस काफ़ी एक कहा जाए ड्रिल हो चुका है। आज मध्य प्रदेश में नौजवान जो लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी ने पक्षांतरण कर लिया। बीडी शर्मा को भाजपा का नया अध्यक्ष बना दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए, वो अंडर 50 के आसपास के लोगों को ले आए। शिवराज सिंह चौहान जी को आप बुजुर्ग नहीं कह सकते, लेकिन नौजवान भी नहीं कह सकते, एक मध्यम उम्र में है, 60 साल के आसपास। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पीढ़ियों का परिवर्तन बहुत आसानी से कर लेती है। दूसरा, मध्य प्रदेश के जो वोटर हैं वो मोर देन द 50% वोटर जो हैं वो 18 से 39 साल के बीच के होते हैं। हो सकता है 70% के आसपास हो, मेरा आंकड़ा थोड़ा कमजोर है जी, लेकिन शायद 50 से 70% के आसपास कहीं हो सकता है, 60-65%। तो उनको एड्रेस करना बुजुर्ग नेताओं के बस की
बात होती नहीं है। वो उसी तरह होता है जैसे घर में बुजुर्ग बाप जो है, पिता है, वो लाठी से हाँकना चाहता है। अब जो नौजवान पिता होते हैं वो अपने बच्चों के साथ डायलॉग करते हैं और डिक्टेट नहीं करते हैं। तो कांग्रेस में लीडरशिप डिक्टेट करने की कोशिश करती है और भाजपा में भी डिक्टेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायलॉग करते हैं। भाजपा में डिक्टेट कौन करता है? संघ करता है। भाजपा में डिक्टेट कौन करता है? संगठन करता है। लेकिन लीडर सुनते हैं। शिवराज जी सहज उपलब्ध व्यक्ति हैं। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि ही इज ऑलवेज अवेलेबल। लोगों से आप मिलेंगे तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाएंगे, तमाम समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है चीजें को एड्रेस करना बीजेपी में बहुत अच्छी तरीके से आता है। दूसरा, कमलनाथ जो कह रहे हैं कि वो टेकेंगे, निश्चित तौर पर टेक भी सकते हैं, नहीं भी टेक सकते हैं। दरअसल वो रणछोड़ दास नहीं होना चाहते हैं कि, और इसीलिए वो रुके रहे, नहीं तो रणछोड़ दास हो जाते वो कि साहब जब सत्ता थी तो मीठा मीठा गप कर लिया, कड़वा कड़वा थू। तो कुछ समय तो उनका पोस्चर यही रहेगा, लेकिन दो में से एक कुर्सी तो उनके हाथ से जाने वाली है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की हो और चाहे कांग्रेस के। दिग्विजय सिंह को इसमें कहां आप देख रहे हैं? चार जगह पटेरिया जी, दिग्विजय सिंह जैसे कि भोपाल में लोकसभा का चुनाव आ रहे, उसके बाद फिर उन्हें राज्यसभा फिर भेज दिया गया और इसी राज्यसभा के पूरे घटनाक्रम के दौरान ही ये सरकार गिरी है। अगर उसको और अगर डीप में हम जाएं देखें तो देखिए, राजा महाराजा के द्वंद्व में सारा खेल हुआ है। मुझे लगता है दो बड़े, कहते हैं ना, साणों की लड़ाई में बागड़ का नुकसान हो जाता है, तो पार्टी का नुकसान हो गया। दिग्विजय सिंह जी भी बने रहते और महाराज भी बने रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों की महत्वाकांक्षाएं हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि रावगढ़ जो राज्य है और सिंधिया स्टेट है, उनके झगड़े सदैव सनातन चलते रहे हैं। दोनों ने कभी भी, रावगढ़ ने सिंधिया राज्य की सदारत को स्वीकार नहीं किया। इतिहास में आप जाके देखिएगा। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों को। और दिग्विजय सिंह भी सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत करते रहे। अपने हाथ में ऐसा रूमाल रख के जाते थे मिलने के लिए कई बार, जो दिवाली दशहरे पे, ताकि हम आपके प्रति सम्मान का प्रकट कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह बहुत चतुर राजनेता है, चाणक्य हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज का एक अनुभव का दौर होता है। दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे को राजनीति की, सक्रिय राजनीति में उतार दिया। उनको वो कोच कर रहे हैं और इसीलिए आप ध्यान करिएगा कि बड़े बड़े 2, 4, 5 बार के जीते हुए विधायक कांग्रेस में मंत्री नहीं बन पाए और फर्स्ट टाइमर्स को वो उसको लेकर बड़ा एक हंगामा हुआ, नाराजगी निकल कर आई थी। इसीलिए देखिए साहब, ये तो पांडवों का युद्ध था। क्या 5 गांव आप देने के लिए तैयार नहीं है तो युद्ध हो जाएगा। अब तो 5 गांव दे दिए, मतलब सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना देते, उनका एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते, तुलसी वो कह रहे थे, गोविंद को, जिसको भी कह रहे हैं, मर्ती को बना देते, और एंदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह वगैरह को मंत्री बना देते, सपा बसपा के लोगों को निगम अध्यक्ष बना देते, आपकी दुकान चलती रहती। दिक्कत यह है, जब सब कुछ आप हासिल करना चाहते हैं तो सब कुछ आपके हाथ से चला जाता है। ये मध्य प्रदेश का जब इतिहास लिखा जाएगा, सियासी इतिहास लिखा जाएगा, तब ये कहा जाएगा कि छोटी सी कुर्बानी देके आप बड़ी सत्ता बचा सकते थे, तो लेकिन आपने नहीं बचाई। महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवसेना ने ले ली, बाकी तुम्हें जो लेना उसको लेते जाओ। सबसे बड़ी बात है, बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा आपको खोना पड़ता है। और अब्बास हफीज साहब बताइए, मुझे लगता है कांग्रेस ने अपनी बनी बनाई सरकार को। अब्बास हफीज साहब बताइए जरा, आपके जो बड़े नेता हैं, जब 2019 में चुनाव हारे अध्यक्ष थे, तब राहुल गांधी फौरन जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाकी जगहों पर लगातार उनके वो एक अपील भी आई थी, एक लेटर भी उस वक्त उनकी इस्तीफे के साथ निकल कर आया था कि लोग भी अपनी जिम्मेदारियां समझें। उस दौरान कुछ लोगों ने तो जिम्मेदारियां समझी और अपनी जिम्मेदारियों से त्यागपत्र दिया, लेकिन बाकी जगहों पर हमने ये होता हुआ देखा नहीं है। कमलनाथ जी इस्तीफा कैसे दे देंगे? जब हम कार्यकर्ता कमलनाथ जी का इस्तीफा होना ही नहीं देना चाहते तो कमलनाथ जी कैसे इस्तीफा देंगे? तो ये तो राहुल गांधी के साथ भी हो रहा था ना, और आज भी राहुल गांधी को वापस से अध्यक्ष बनाने को लेकर लॉबिंग चली रही है कांग्रेस के अंदर ही। मकसूद साहब, हम पूरे कार्यकर्ता कमलनाथ जी के पीछे लामबंद होकर उनके नेतृत्व में संघर्ष क्यों करना चाहते हैं, उसका प्रमाण हुआ। वो प्रमाणित हो चुका है कि उन्होंने हमें 15 साल के बाद सत्ता में वापसी कराई, जनता की सेवा के लिए हम सत्ता के अंदर आए। और पटेरिया साहब ने तो बहुत सारी सरकारें देखी हैं इससे पहले, उन्होंने देश में भी देखी हैं, प्रदेश में भी देखी हैं। एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको प्रधानमंत्री यहाँ नाम से जानने वाला हो, मोदी जी इनको खुद नाम से जानते हैं, तो बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है। लेकिन मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने हमारी सत्ता बचा सकते थे। सबसे बड़ी चीज ये थी, इनकी बात सही है
कि हम सत्ता को बचा सकते थे, पर मध्य प्रदेश के साथ सौदा नहीं कर सकते थे। मध्य प्रदेश हमारे लिए प्राथमिकता पे था, मध्य प्रदेश के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना था। हमारे नेता पे हमें गर्व है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाया, मध्य प्रदेश के साथ सौदेबाजी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के साथ सौदेबाजी की, इतनी बड़ी सौदेबाजी की कि जो विधायक हमारे देखिए आप आरोप लगाते रहे लेकिन वो मतदाताओं पर उसका असर हुआ नहीं। आप मुझे बताइए, दो बड़े चेहरे नजर आते हैं। देखिए जोड़ियों को लेकर अगर हम बात करें तो एक तरफ शिवराज महाराज की जोड़ी थी, एक तरफ दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी थी। दोनों ही आज की तारीख में ये नेता 70 प्लस के हैं। अब 2023 में आप कैसे जाएंगे भाई? अगर कमलनाथ को भी आप चेहरा बना के जाएंगे तब तक तो वो 76 के हो जाएंगे, 75 प्लस हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मकसूद जी इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं, 70 साल के हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अलग करने की हिम्मत रखती है या अलग कर देगी? नहीं, जो कि भाजपा की आस्था है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में उनको आस्था मिली हुई है, उनकी आस्था है भाजपा के कार्यकर्ताओं की उनमें। ऐसे ही हमारा विश्वास है, हम सारे कार्यकर्ता, लेकिन करिश्मा भी है ना, सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, और उसके बाद उन्होंने साबित किया भाई जब आप जीतते हैं, जब आप मैदान में उतरते हैं और मैदान मार ले जाते हैं, बात कहूंगा तो फिर वो जीत के आगे तो फिर सब कुछ भाई नाकामी और कामयाबी का कोई फलसफा तो है ना। जीत की गारंटी क्या है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, 15 साल के बाद जिस जोड़ी ने हमको मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता दिलवाई, मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी की, जब हमारी ऑब्ituary उठाव में लिख दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस आएगी, उसके बाद उपचुनाव होते हैं, धोखे से सरकार को गिराया जाता है। मध्य प्रदेश को जो व्यक्ति एक अच्छा रोड मैप देके काम कर रहा था, एक ऐसी काम कि जिसके अंदर किसान हो, युवा हो, सब लोग जुड़े हुए थे, उनकी सरकार को गिराया गया डर के मारे। जो पूरे के पूरे स्कैम्स खुल रहे थे उसकी वजह से। उसके बाद जब हम सत्ता में वापसी के लिए चुनाव लड़ने गए थे, कहानी हो रही है भाई। हाँ, और गोटिया जी बताइए अब। उसके बाद 40% से ज्यादा हमारा मत प्रतिशत रहा। हमसे कहा गया था हम साफ हो जाएंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में। मेरा कहना ये है, लेकिन ग्वालियर चंबल में तो आप आए हैं 7 सीटें जीतकर, इसमें कोई वो नतीजे साफ हैं। अब्बास भाई मेरे पास आखिर का 1 मिनट बचा, तब जरा गोटिया जी से मुझे बात कर लेने दें प्लीज। गोटिया जी आप बोलें। मेरे कांग्रेस के कई मित्र कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को कहीं ना कहीं पद छोड़ देना चाहिए, इधर का छोड़ देना चाहिए, उधर का छोड़ देना चाहिए, दिल्ली चले जाना चाहिए। बेचारे जाएंगे कैसे? एक लोकसभा की सीट है दिल्ली जाने के लिए। अगर खुद रोजगार पाते हैं तो बेटा बेरोजगार हो जाएगा, और इसलिए उनके सामने बड़ा संकट है, वो जा नहीं सकते। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा। और कांग्रेस के लोगों को मेरे काबिल साथी जो इतनी देर से कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में और बीजेपी के बारे में, इनको एक चीज समझ लेना चाहिए कि जनता लगातार कांग्रेस को नकार रही है, लगातार कांग्रेस को धक्का मार के सरकार की व्यवस्था से बाहर कर रही है। और जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस की नहीं थी, वो जोड़ तोड़ की सरकार थी, वो भी जोड़ तोड़ की सरकार थी। वो भी बीएसपी और एसपी के लोगों को मैनेज करके बनाई गई सरकार थी। इस भ्रम में मत रहिए कि आपकी सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, और ये मत मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सरकार तोड़ी है। आपके लोग आपकी सरकार को लात मार के बाहर आए थे। अब उसका कारण जो भी हो, क्यों लात मारी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लोग आपकी सरकार को लात मार के बाहर आए थे। इसलिए आपकी सरकार स्थायी सरकार नहीं थी, जोड़ तोड़ की सरकार थी, और आपके ही लोग आपकी सरकार को धक्का मार के बाहर आए। इसलिए बहुत ज्ञान मत बांटिए, अपनी पार्टी को देखिए। चलिए, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया गोटिया जी आपका, अब्बास हफीज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पटेरिया जी हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम छत्तीसगढ़ पर बात करेंगे।